everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur and today we are back with one more lecture. Economics पढ़ रहे थे हम, चैप्टर 1 हमने पढ़ लिया है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे हमने कि लैंड, लेबर, कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एग्रीकल्चर कैसे फार्मिंग एक्टिविटी है, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग था उसमें, फिशिंग, डेयरिंग. सो ये सभी क्या है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, फिशिंग, डेयरिंग, नॉन फार्म एक्टिविटीज़. तो बेसिकली चैप्टर 1 में हमने स्टोरी के थ्रू बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे इकोनॉमिक्स के, राइट. सो आज हम चैप्टर 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, पीपल एज रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स. हमने चैप्टर 1 में लैंड एज रिसोर्स देखा, लेबर एज रिसोर्स देखा, कैपिटल एज रिसोर्स देखा, सारे के सारे क्या फिजिकल रिसोर्सेज देखे. सो आज के चैप्टर का हमारा मेन थीम क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स कैसे रिसोर्स हैं, राइट. पीपल एज रिसोर्स, पॉपुलेशन एज रिसोर्स. सो चैप्टर 2 में हम पढ़ने वाले हैं पीपल एज रिसोर्स कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं एज रिसोर्सेज बन जाते हैं, राइट. सो चैप्टर 2 शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का. Population becomes a human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. अगर इन्वेस्टमेंट करते हो आप एजुकेशन में प्लस हेल्थ में प्लस कुछ स्किल या ट्रेनिंग, so then it will convert into human resource. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इन्वेस्ट कर रहे थे आप लैंड में, लेबर में, कैपिटल में, तो अच्छा आपको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिल रहा है. यहाँ आपको क्या करना है कि जो पॉपुलेशन है, सपोज इंडिया की बात करें तो इतनी हमारे पास पॉपुलेशन का बहुत बड़ा चंक है, राइट. तो उस पॉपुलेशन पे अगर सही इन्वेस्टमेंट किया जाए, उस पॉपुलेशन को अगर सही एजुकेशन दी जाए, सही हेल्थ इंफ्रा प्रोवाइड किया जाए, राइट ट्रेनिंग स्किल्स दी जाए, तो द पॉपुलेशन कैन टर्न इनटू अ ह्यूमन रिसोर्स. जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो हम उस कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, राइट. और वर्किंग पॉपुलेशन जनरली हम देखते हैं सपोज 15 to 59 ईयर्स. सो इस एज ग्रुप में जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी हम बात करें जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं. People as resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skills and abilities. ह्यूमन रिसोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो किसी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन कैसी है, उसकी प्रोडक्टिव स्किल्स, एबिलिटीज़ कैसी हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं. ऑल्सो अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो हम कहीं ना कहीं क्वांटिटी की भी बात कर रहे हैं. जैसे इंडिया के पास काफ़ी अच्छा ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल है, राइट, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी लार्ज है. सो बोथ स्किल्स, एबिलिटीज़ प्लस पॉपुलेशन का एस्पेक्ट भी इसमें इंक्लूडेड है. Like other resources, population also is a resource, a human resource. जैसे कि बाकी resource हैं land, labor, capital, same way human beings are also a resource. Population भी एक resource है. This is the positive side of a large population that is often overlooked when we look only at the negative side, considering only the problems of providing the population with food, education and access to health facilities. इसका क्या मतलब है कि जब हम जैसे इंडिया की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, हेल्थ इंफ्रा नहीं है, एजुकेशन इंफ्रा नहीं है. सो ये क्या है, हम इसको लायबिलिटी की तरह देखते हैं कि एक बोझ के टर्म्स में, राइट. अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम एसेट के रूप में देखें, जो कि हम नहीं देखते हैं, ऑफन इस चीज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं कि बड़ी पॉपुलेशन का होना एक एसेट भी हो सकता है. अगर इसको राइट एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन वैल्यूज़, राइट स्किल्स दी जाए तो एक लार्ज पॉपुलेशन कैन टर्न इनटू एन एसेट एंड दस कैन टर्न इनटू अ ह्यूमन रिसोर्स. फाइन. सो ये बेसिक है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है.
When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. फाइन, जब एग्जिस्टिंग जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो अभी प्रेजेंट में जो ह्यूमन रिसोर्स है, हम उसको फर्दर डेवलप करते हैं बाय बिकमिंग, उसमें और ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करके, तो हम उसको बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. एंड that adds to the productive power of the country just like physical capital formation. जैसे कि फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन ऐड करता है किसी इकोनॉमी में, किसी कंट्री के डेवलपमेंट में, सिमिलरली ह्यूमन कैपिटल भी ऐड करता है किसी कंट्री के डेवलपमेंट में. फिजिकल कैपिटल हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है, इसमें हम ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे हैं. एंड इसमें क्या है? राइट, इन्वेस्टमेंट इनटू एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स और ट्रेनिंग. अगर हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें into education, health, nutrition sector, training, skill development, तो this chunk of large population can turn into a human capital, right? Investment in human capital through education, training, medical care yields a return just like investment in physical capital. जैसे हम फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं, लैंड में, लेबर में, है ना, रॉ मटेरियल में, गुड्स में, इंफ्रा में, सिमिलरली अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करें तो उसमें हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, क्योंकि वो सारे लोग जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो हमारी कंट्री की इकोनॉमी में ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल will contribute into the country's growth. This can be seen directly in the form of higher incomes earned because of higher productivity of the more educated or the better trained persons, as well as the higher productivity of healthier people. एक यहाँ पे साइकिल सी बन जाती है एक्चुअल में. सपोज मोर एजुकेटेड पर्सन, राइट, उनको अपने हेल्थ, न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा अच्छा पता होगा, सो ही विल फॉल लेस इल. हेल्थ का यहाँ पे एस्पेक्ट है, मोर हेल्दी, है ना. और अगर कोई हेल्दी पर्सन है, कोई तंदुरुस्त है ना, तो वो ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं. मान लो आप हमेशा बीमार रहते हो, है ना, हमेशा एक बहुत ही मोनोटोनी की आप सिचुएशन में रहते हो, बहुत बीमार रहते हो, आलसी रहते हो, तो आप ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, राइट. सो सिमिलरली अगर कोई ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा हेल्दी है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी. सो प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज. अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अगेन इनकम विल इंक्रीज, है ना, हायर इनकम. सो यहाँ पे यही बात बोली गई है कि हायर इनकम्स जो हैं वो बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, बिकॉज ऑफ मोर हेल्थ एंड मोर एजुकेशन. सो ये क्या है, एक वर्चुअस साइकिल फॉर्म हो जाती है यहाँ पे कि एजुकेशन विल लीड टू मोर हेल्दी पॉपुलेशन, मोर हेल्दी पॉपुलेशन मीन्स मोर प्रोडक्टिविटी, वो ज़्यादा देर तक काम कर पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो ज़्यादा इनकम होगी. ज़्यादा इनकम होने से क्या होगा, विल कंट्रीब्यूट टू कंट्री, है ना, कंट्री में कंट्रीब्यूशन हो रहा है कंट्रीज ग्रोथ में. सो ये एक एस्पेक्ट है ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. Higher incomes because of higher productivity of the more educated or the better trained persons, right? ज़्यादा educated, ज़्यादा trained person, ज़्यादा productivity, ज़्यादा income and therefore country की growth भी ज़्यादा ही होगी. जैसे यहाँ पे ये बच्चे बात करें कि what is human resource? Is it like land or labor? तो he replies कि it is more than that, कि land और labor से कहीं ज़्यादा है human resource, है ना. आप एक एग्जाम्पल इमेजिन करो कि सपोज ये लैंड है ना, लैंड का कोई पीस है. अब लैंड खाली पड़ी है, ठीक है, लैंड एक रिसोर्स है, लेकिन लैंड को रिसोर्स कौन बना रहा है, लैंड को प्रोडक्टिव रिसोर्स
ह्यूमन बींग्स बना रहे हैं, है ना। तो उस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इज एट अ हायर पोजीशन, राइट। सो ही आस्क्ड व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, इज इट लाइक रुपी, पैसे और डॉलर, कि ह्यूमन कैपिटल क्या रुपी, पैसे, डॉलर की तरह। तो ही रिप्लाइज कि इट इज़ मोर देन दैट, कि वो उससे भी ज़्यादा है, कि अगर ह्यूमंस में प्रॉपर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इट कैन यील्ड इनटू वेरी हाई रिटर्न्स, राइट। सो ये एक साइकिल फॉर्म हो जाता है। एक एग्जाम्पल है जैसे इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन, एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कि अच्छे इनपुट्स ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कैन रैपिडली इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था बेसिकली कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ किया गया। एक तरफ थे ट्रेडिशनल सीड्स जिनको बार बार यूज़ करते थे, दूसरी तरफ हायर यील्डिंग वैरायटी के सीड्स। तो जब हमने अच्छे हाइब्रिड सीड्स यूज़ करे तो उससे प्रोडक्टिविटी लैंड की बहुत ज़्यादा होगी। सपोज़ ये एक लैंड है, यहाँ पे मान लो कि पहले 1000 kg प्रोड्यूस होता था, ठीक है, इस लैंड पे पहले 1000 kg प्रोड्यूस होता था। सेम लैंड पे अगर हमने हाइब्रिड सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स यूज़ किए तो इस लैंड पे अब 3000 kg प्रोड्यूस होने लगा, है ना। रफली कि हम देखें मोर देन 3 टाइम्स प्रोडक्शन होने लगा। तो क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया ना। इनपुट अगर अच्छा दिया तो प्रोडक्शन बढ़ गया, उससे इनकम भी बढ़ी। सिमिलरली अगर हम ह्यूमंस में अच्छा इनपुट देंगे, अच्छी एजुकेशन और हेल्थ देंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड दस इनकम भी बढ़ेगी। सो ये एक एग्जाम्पल आपको कोरिलेट करने के लिए यहाँ पे। It can be turned into a productive asset by investment in human capital. For example, by spending resources on education and health for all, training of industrial and agricultural workers in the use of modern technology, useful scientific researches and so on. अगर हम right investment करें education और health में, जैसे जो agricultural और health अगर हम सबके लिए जो बराबर कर रहे हैं, अगर हम उसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, है ना, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ कैसे काम करती हैं, अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की ट्रेनिंग दें एग्रीकल्चरल फार्मर्स को, लेबर्स को, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड उससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी। सो इस तरीके से हमें क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स बट सोसाइटी ऑल्सो गेन्स, राइट। कि एक इंडिविजुअल अगर अच्छी उसकी इनकम है, अच्छी प्रोडक्टिविटी है, तो उससे सिर्फ एक इंडिविजुअल को फ़ायदा नहीं हो रहा है, होल सोसाइटी, होल कम्युनिटी, होल नेशन को फ़ायदा हो रहा है ना, क्योंकि वो नेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। सो दैट इज़ वाई वी से कि इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक सोसाइटल लेवल पे चेंज आ रहा है। Society also gains in other indirect ways because the advantages of a more educated or a healthier population spreads to those who themselves were not directly educated or given health care. इसका क्या मतलब है कि अगर एक कोई अच्छा इंडिविजुअल है तो उसने अच्छी पढ़ाई करी, अच्छे स्किल्स एक्वायर किए, अच्छी जॉब है, अच्छी प्रोडक्टिविटी है, अच्छी इनकम है, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उस पे नहीं हो रहा है बल्कि पूरी सोसाइटी पे हो रहा है। वो लोग जो उसे देख रहे हैं, जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे या फिर जिनको ज़्यादा अच्छी हेल्थ नहीं मिली, तो वो उससे सीख रहे हैं कि हाँ देखो ये एजुकेशन और हेल्थ कितना अच्छा परफॉर्म, कितना अच्छा चेंजेस ला सकती है। सो इनडायरेक्टली उन लोगों को भी इम्पैक्ट हो रहा है जो कि डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं है। सो सोसाइटी के टर्म्स में चेंज आ रहा है। Human capital is in one way superior to other resources like land and physical capital. जैसे हमने बात करी कि लैंड एक फिजिकल कैपिटल है तो वो खुद से रिसोर्स नहीं बन सकती, एक ह्यूमन बीइंग उसे प्रोडक्टिव रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो इन अ वे हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो है इज मोर सुपीरियर देन अदर रिसोर्सेज। For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than a asset. इंडिया में पॉपुलेशन बहुत वास्ट है तो इसकी वजह से हमने हमेशा मतलब बहुत लंबे डेकेड से, बहुत लंबे टाइम से हम ये सोचते आ रहे हैं कि ये क्या है, लायबिलिटी है, बल्कि ये एक एसेट हो सकता है अगर हम इस पर ध्यान दें तो। इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल,
ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो हम क्या है, इस पॉपुलेशन को एक प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम सभी के एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्ट करें, प्रॉपर उनको अच्छी स्किल्स, अच्छी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें एंड जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ सिखाएं। सो इस तरीके से हम जो एक पॉपुलेशन है उसको एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे 2 स्टोरीज दी गई हैं आपकी बुक में, उन स्टोरीज को देखते हैं। पहली स्टोरी है शकल की। एक विलेज में, एक सेम विलेज में 2 फ्रेंड्स हैं, राइट, विलास और शकल, दोनों सेम विलेज में रहते हैं। शकल जो है 12 साल का लड़का है, उसकी मम्मी जो है शीला, वो घर का काम करती हैं, राइट। उसके जो पापा हैं बूटा चौधरी, वो एक एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते हैं। शकल अपनी मम्मी को अपने घर के काम में भी हेल्प करता है, अपने छोटे भाई बहन का भी ध्यान रखता है। उसके जो अंकल हैं श्याम, उन्होंने 10th पास किया है, लेकिन उनको कोई जॉब नहीं मिलने की वजह से वो घर में खाली बैठे हैं, ठीक है। जो उसके मम्मी पापा हैं शकल के, तो वो शकल को पढ़ाने में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। तो उन दोनों ने, उसके मम्मी पापा ने शकल को बोला कि तुम ज्वाइन करो स्कूल में, जो स्कूल है ना विलेज में, गांव में जो स्कूल है उसको ज्वाइन करो और पढ़ाई करो। तो वो पढ़ने लगा, उसने अपनी हायर सेकेंडरी भी कंप्लीट, 12th भी कंप्लीट कर ली। उसके पापा ने आगे भी उसको बोला कि तुम आगे भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। तो उसके लिए उन्होंने एक लोन भी रेज़ किया शकल की पढ़ाई के लिए एंड उसको एक वोकेशनल कोर्स भी कराया कंप्यूटर में। शकल काफ़ी इंटेलिजेंट था और पढ़ाई में इंटरेस्टेड भी था शुरू से, तो उसने अपने मेहनत की वजह से भी, काफ़ी लगन की वजह से भी अपना ये कोर्स कंप्लीट कर लिया और उसके बाद उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गई, है ना। उसके बाद उसने एक नया सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन किया और उसके बॉस ने भी काफ़ी तारीफ़ की, उसको प्रमोशन भी मिला, तो लाइफ काफ़ी ईज़ हो गई ना, ईज़ में आ गई लाइफ। अब जो दूसरी स्टोरी है, जो शकल का फ्रेंड था विलास, उसी गांव में जो हम बात कर रहे हैं, राइट, दो फ्रेंड्स की कहानी है ना, शकल और विलास। तो विलास की अगर हम स्टोरी देखें तो विलास एक 11 साल का लड़का है, सेम गांव में रहता है। विलास के जो पापा वो एक फिशरमैन थे और जब विलास 2 साल का था तब उसके पापा की डेथ हो गई थी। अब उसकी मम्मी जो है विलास की, गीता, तो वो मछलियाँ बेच के अपनी फैमिली का गुजारा करती थी और फिश जो है लेकर आती थी पॉन्ड से और उसको मंडी में बेच देती थी। ये उसकी मम्मी जो है काम करती थी। तो उसकी मम्मी जो है सिर्फ 20 या 30 रुपए एक दिन के कमा पाती थी मछली बेचकर। विलास को क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद अर्थराइटिस हो गया, तो उसको हेल्थ इश्यूज़ आ गए, ठीक है। उसकी मम्मी उसको डॉक्टर के पास ले जाने का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाई और ना ही वो स्कूल गया। वो इंटरेस्टेड भी नहीं था पढ़ाई में एंड उसकी मम्मी अफोर्ड भी नहीं कर पाई। वो अपनी मम्मी की हेल्प करने लगा कुकिंग में, अपने छोटे भाई का ध्यान भी रखता था। थोड़े टाइम बाद उसकी मम्मी बीमार हुई, लेकिन देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर, उसके देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। फैमिली में कोई और भी नहीं था जो उनको सपोर्ट कर सके। विलास भी अब क्या मजबूर हो गया कि वो भी उसी गांव में मछली बेचने का काम करने लगा। अपनी मम्मी की तरह उसको भी बहुत ही कम पैसे मिलते थे पर डे के हिसाब से। तो स्टोरी क्या बताती है यहाँ पे, 2 फ्रेंड्स की स्टोरी है एंड एक ने जो है, मान लो उसके पेरेंट्स ने उसको फोर्स किया, एजुकेशन में इन्वेस्ट किया, लोन भी लिया, पढ़ाई भी करी, तो उसको एक अच्छी जॉब मिल गई। सिमिलरली विलास की अगर हम स्टोरी देखें तो उसके में क्या हुआ कि एजुकेशन भी नहीं थी, पढ़ाई में भी इंटरेस्टेड नहीं था एंड उसको वेजेस भी कम मिलते थे। तो दोनों केस स्टडीज़ में हमने क्या देखा कि शकल, अगर हम पहले केस स्टडी की बात करें कि शकल स्कूल गया, है ना, ही वेंट टू स्कूल, एजुकेशन उसने हासिल करी, फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, हेल्दी था, राइट, नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली, बार बार डॉक्टर को विजिट नहीं करता था, एजुकेशन भी उसने कंप्लीट की, पढ़ाई भी करी, इंटरेस्टेड भी था, है ना। उसके पेरेंट्स ने भी उसको फोर्स किया, बाद में उसके लिए लोन भी रेज किया। विलास की अगर हम बात करें, पहली बात वो स्कूल नहीं गया, है ना, और उसके पेरेंट्स ने भी मतलब इन्वेस्ट नहीं किया एजुकेशन में, प्रोबेबली उनको पता ना हो वैल्यू, व्हाटएवर मे बी द रीजंस, बट एजुकेशन उसने नहीं अटेन की।
उसके बाद विलास जो है अर्थराइटिस का पेशेंट था, हेल्थ वाइज भी वो जो है डाउन था। विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर। विलास जो है हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम्स में था एंड उसके पास अफोर्ड करने के मतलब पैसे भी नहीं थे कि वो डॉक्टर को दिखा सके, पढ़ाई भी नहीं करी, राइट। बहुत सारी सिचुएशंस यहाँ पे कल्मिनेट होती हैं। सकल वेरस डिग्री लेता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, उसके पेरेंट्स ने उसके लिए लोन रेज किया एंड बोला कि तुम पढ़ाई करो, बिकॉज प्रोबेबली शायद उनको वैल्यू पता हो पढ़ाई की, ठीक है, एंड वो इंटरेस्टेड भी था, उसने मेहनत भी करी, पढ़ाई कंप्लीट करी, अच्छी जॉब भी ली। सो दोनों केस स्टडीज़ जो हैं एक ही विलेज के दो लड़कों के एग्जाम्पल्स बताती हैं। सकल को जॉब भी मिल गई प्राइवेट फर्म में, लेकिन विलास जो है वही काम करता रहा जो उसकी मम्मी करती थी, मछलियाँ बेचने का। उसको पैसे बहुत कम मिलते थे, फैमिली के सर्वाइवल के लिए उतने पैसे जो हैं मुश्किल हैं। इन केस ऑफ सकल अगर हम देखें तो बहुत सालों तक उसने पढ़ाई करी एंड ये क्या है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती गई और दिस एनहांस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। उसने इतने लंबे समय तक जो पढ़ाई करी, सीखा, उसको अप्लाई किया, जॉब मिली, तो ये क्या है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी। जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो किसी भी इकॉनमी की ग्रोथ में एनहांसमेंट लाती है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो आप कंट्री की ग्रोथ में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करोगे। दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी। आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, आपको रिवॉर्ड्स अच्छे मिलेंगे, प्रमोशन मिलेगा, सैलरी अच्छी मिलेगी, तो पर्क्स भी अच्छे एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो दोनों स्टोरीज जो हैं एक कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन बता रही है। विलास के केस में कोई एजुकेशन उसको नहीं मिली, इंटरेस्टेड भी नहीं था, मिली भी नहीं, अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, हेल्थ वाइज भी वो क्या है, बीमार था, पेशेंट था, उसको हेल्थ जो इंफ्रा मतलब जो डॉक्टर को विजिट करने के लिए भी पैसे नहीं थे, है ना। उसकी मम्मी भी बहुत ही लो वेजेस पे काम करती थी, तो काफ़ी सर्वाइवल जो है उनके लिए डिफ़िकल्ट था। henceforth he draws the same salary of an unskilled laborer, है ना। तो उसने कोई स्किल्स एक्वायर नहीं की, जैसे सकल ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिग्री एक्वायर की, उसको वो स्किल्स आ गई, उसके बेसिस पे उसको जॉब मिल गई। विलास यहाँ पे क्या है, अनस्किल्ड रह गया, उसके पास कोई स्किल नहीं थी, तो स्किल ना होने की वजह से उसको जॉब्स भी नहीं मिल रही थी एंड वो वही काम कर रहा था जो उसकी मम्मी करती थी, तो इससे क्या हुआ, पैसे भी कम मिलते थे। सो अनस्किल्ड, उसकी वजह से लो वेजेस। स्किल्स होने की वजह से, प्रॉपर ट्रेनिंग स्किल्स होने की वजह से वेजेस भी हाई होती हैं। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर। सेम वही पॉइंट फिर से आया कि इसी तरह जैसे हमने सकल की स्टोरी देखी कि अगर हम अच्छे इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, स्किल ट्रेनिंग में, डेवलपमेंट में, तो ओवरऑल रिटर्न हमें अच्छा मिलता है ना। अगर अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी हेल्थ होगी, एजुकेशन और हेल्थ भी क्या है, इंटर रिलेटेड है, कि जो एजुकेटेड होता है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ की इंफॉर्मेशन, जानकारी होती है। सो एजुकेशन लीड्स टू गुड हेल्थ, बेटर प्रोडक्टिविटी, एनहांस्ड स्किल्स, है ना, स्किल्स भी अच्छी होंगी, इनकम भी ज़्यादा होगी एंड ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होगा। सो ये एक सर्कल बन जाता है। सिमिलरली जैसे विलास के केस में देखा, एजुकेशन भी नहीं है, हेल्थ भी पुअर है, पैसे भी नहीं है, डॉक्टर को विजिट करने का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ भी नहीं है, इंटर्न स्किल भी नहीं है और स्किल ना होने की वजह से जॉब भी नहीं है एंड जो वही काम कंटिन्यू कर रहा है तो वेजेस भी कम है। सो ये एक विशियस साइकिल बना देता है। A child too with investment made on education, health can yield a high return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society. अगर इनकम हाई होगी, प्रोडक्टिविटी हाई होगी तो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन होता है एंड इन टर्न कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता है। Educated parents are found to invest more heavily on the education of their child. जैसे आप सभी पढ़ रहे हो तो आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इसीलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो आगे चल के पढ़ेंगे, तब अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छे स्किल्स एक्वायर करेंगे, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छा
रिटर्न मिलेगा, है ना। तो ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो जो ऐसा नॉर्मली पाया जाता है कि जो ज़्यादा एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अनएजुकेटेड हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते। प्रोबेबली आज के टाइम पे सभी को वैल्यू पता है एजुकेशन की। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। अगर एजुकेशन है तो उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन का भी नॉलेज आता है ना। तो इस तरह से वो हेल्थ में भी इन्वेस्ट करते हैं उस अकॉर्डिंग। A virtuous cycle is thus created in this case कि good education, good health, good productivity, higher income and higher returns. In contrast, vicious cycle create होती है by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state. Uneducated parents हैं, राइट तो उनका मतलब जैसे इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाती है कि अनएजुकेटेड, ठीक है, हाइजीन एंड हेल्थ भी क्या है उनकी लो है, उसकी वजह से अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड होने की वजह से लो वेजेस हैं, राइट। तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो इस तरीके से अनएजुकेटेड पेरेंट्स, लो हाइजीन एंड लो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, लो स्किल्स एंड लो वेजेस, तो इस तरीके से ये एक साइकिल क्रिएट हो जाती है। कंट्रीज जैसे कि जापान का अगर एग्जांपल लें, टेक्टोनिक प्लेट पे लाई करता है, उनके पास अपने कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन स्टिल जापान जो है वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ है। कैसे बना जापान डेवलप्ड कंट्री? उसके पीछे रीज़न ये है कि उन्होंने हैविली इन्वेस्ट किया अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में, इन्वेस्ट किया एजुकेशन में, हेल्थ में, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज में, एंड वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया, जो ह्यूमन कैपिटल बना, उन्होंने फर्दर रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करके जापान को डेवलप बनाया। सो जापान से हमें सीखना चाहिए कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करके हम डेवलप बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन, कि किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे विलास और सकल जो है बहुत एक्टिविटीज़ में एंगेज थे, इसी तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हैं जिनको हम 3 मेन एक्टिविटीज़ में क्लासिफाई करते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। फाइन, 3 मेन एक्टिविटीज़ के स्टेजेस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है बेसिकली एग्रीकल्चर जो है हमारा, वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। बेसिकली वो सेक्टर जहाँ पे आप रॉ मटेरियल जो डायरेक्टली काम कर रहे हो, तो वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। जैसे सपोज आपने कॉटन लिया, राइट। कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल है। कॉटन से आपको क्लॉथ बनाना है, तो कॉटन से क्लॉथ बनाने के लिए आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, तो वो क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी है। कि आपके पास कॉटन था, राइट। कॉटन क्या है? प्राइमरी स्टेज पे है, फर्स्ट स्टेज है ना, प्राइमरी स्टेज है। कॉटन से अगर आपको क्लॉथ बनाना है, कपड़ा बनाना है, तो बीच में क्या आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटी है। सो इसी तरीके से एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग जो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेकेंडरी सेक्टर है, और टर्शरी सेक्टर में बेसिकली सारी सर्विसेज आ जाती हैं। टर्शरी सेक्टर मीन्स सर्विस सेक्टर, जैसे कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंश्योरेंस, जितने भी टाइप की सर्विसेज हैं, हेल्थ, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वो सभी की सभी टर्शरी थर्ड कैटेगरी में लाई करते हैं, राइट। एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। ये जो एक्टिविटीज़ में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, ये ओवरऑल हमारी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से सेक्टर से आता है? उसका आंसर है टर्शरी सेक्टर से। 3 सेक्टर हैं इंडिया में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर जो है एग्रीकल्चर, वहाँ से भी कंट्रीब्यूशन है, मैन्युफैक्चरिंग से थोड़ा कम है। टर्शरी जो सर्विस सेक्टर है इंडिया का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड मैक्सिमम जीडीपी जो इंडिया का आता है वो सर्विस सेक्टर से आता है, राइट।
दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो दो टाइप्स में फिर से हमने एक छोटा सा क्लासिफिकेशन किया, मार्केट और नॉन मार्केट। अब मार्केट एक्टिविटीज़ वो हुई कि जिसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, है ना। कोई भी पेड एक्टिविटी जो है वो मार्केट एक्टिविटी है। नॉन मार्केट एक्टिविटी वो है जो आप सेल्फ कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हो। जैसे मान लो कि कोई किसान खेती कर रहा है, अब खेती करके मान लो उसे कुछ व्हीट, कुछ अनाज प्रोड्यूस किया, जो अनाज उसने खुद के लिए रख लिया, खुद के कंजम्पशन के लिए रख लिया, वो क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटी है। और वो अनाज जो उसने मंडी में बेच दिया, दैट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो मार्केट एक्टिविटीज़ वो है इन्वॉल्व रेन्यूमरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स, एक्टिविटी जो कि पे के लिए परफॉर्म की जाए, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड सर्विसेज, सारी गवर्नमेंट सर्विसेज मार्केट एक्टिविटी में इंक्लूडेड है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जो कि सेल्फ कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं, जो डोमेस्टिक वर्क, जो घर पे हम काम कर रहे हैं अपना, वो हम खुद के लिए काम कर रहे हैं ना, वो पेड एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर कोई मेड काम कर रही है तो वो पेड एक्टिविटी है, राइट। सो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं। Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in the family. Historical reasons की वजह से फैमिली में men and women के बीच में क्या है, एक डिवीजन है। वुमेन जनरली, जैसे हम बोलते हैं कि जो घर में जो लेडीज़ हैं वो डोमेस्टिक कोर्स, जो घर का काम है वो सारा करेंगी, और जो मेन हैं वो फील्ड्स में काम करेंगे। जैसे कि शकल की मम्मी शीला जो है घर में खाना बनाती थी, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन कर रहे हैं ना, तो सारा घर का काम उसकी मम्मी कर रही थी। एंड उसके पापा जो हैं वो एक एग्रीकल्चरल फील्ड में काम कर रहे थे। तो ये एक डिस्टिंक्शन है जो फैमिलीज़ में मैन और वुमेन के बीच में क्रिएट किया है। जैसे शकल के पापा हमने बात करी कि फील्ड में एज एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे थे, जो प्रोड्यूस हुआ उसको मार्केट में बेचेंगे, घर में पैसे लेके आएंगे। तो ये एक डिस्टिंक्शन कर दिया था कि मैन एंड वुमेन हैव टू डू सर्टेन वर्क। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विस डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। शीला जो है शकल की मम्मी, वो घर का सारा काम कर रही हैं, बच्चों की देखभाल भी कर रही हैं, लेकिन इसके बदले में उनको पे नहीं किया जा रहा है ना। वो सिर्फ घर का काम कर रही हैं, बट इन टर्न उसको पे नहीं किया जा रहा है फॉर द अपब्रिंगिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली। वुमेन जो अपना घर पे काम कर रही हैं वो किसी नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट नहीं होता है, एंड उनको कोई पे भी नहीं किया जाता है घर का काम करने के लिए। लेकिन अगर कोई मेड है, मान लो किसी दूसरे के घर में जाके काम कर रही है, उसको आप पे कर रहे हो, तो वो काउंट होता है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज़ नॉट रिकग्नाइज इन द नेशनल इनकम। ये एक बहुत ही क्या बोलते हैं, सैड टोन में बोलना पड़ रहा है कि जो नेशनल इनकम है उसमें वुमेन का कंट्रीब्यूशन नहीं देखा जाता। जो वुमेन घर पे हाउस होल्ड जो काम परफॉर्म कर रहे हैं उसको कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता है। गीता जो कि विलास की मम्मी थी, जो मछलियाँ बेच के कुछ पैसे कमा रही थी, वो काउंट होगा क्योंकि वो बाहर जाके कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। लेकिन जो घर में रह के जो हाउसवाइफ जो काम कर रही हैं वो एज अ नेशनल इनकम में उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, राइट। सो दोनों में डिफरेंस है। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल बिफोर हिम। एजुकेशन क्या आपको एक बेटर इंसान बनाता है, आपको बेटर पर्सपेक्टिव देता है किसी चीज़ को समझने के लिए। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव अ मेड एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। जो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन है उनको उतनी एजुकेशन नहीं मिली है, इस वजह से उनको स्किल भी नहीं मिली, तो स्किल लेवल उनका लो है। और वुमेन को पे भी कम किया जाता है एज कम्पेयर टू मेन। मान लो जहाँ पे सेम काम मेन और वुमेन कर रहे हैं तो वहाँ पे वुमेन को जो है कम पैसे दिए जाएंगे एज कम्पेयर टू मेन। मोस्ट वुमेन वर्क विद जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे मोस्टली वुमेन को काम करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इररेगुलर एंड लो इनकम। इररेगुलर लो इनकम है एंड आप काम कर भी रहे हो अगर मेन के बराबर, तो भी उतनी वेजेस नहीं मिलती हैं। सो ये एक काफ़ी डिसबैलेंसिंग की सिचुएशन है हमारे कंट्री में। इस सेक्टर में
there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care, other social securities. जैसे बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, मैटरनिटी लीव्स या सोशल जो स्कीम्स जो हैं वो भी यहाँ पे एब्सेंट है. However, women with high education and skill formation are paid at par with the men. वो वुमेन जिनकी एजुकेशन जो है, अच्छी स्किल्स हैं, उनको क्या है, बराबर के पैसे मिलते हैं. लेकिन वो वुमेन जिनकी एजुकेशन कम है, जिनके पास स्किल कम है, उनको मेन के कंपैरिजन में पैसे भी कम मिलते हैं, सोशल फैसिलिटीज़ भी नहीं है एंड बेनिफिट्स भी नहीं है. अमंग द ऑर्गेनाइज सेक्टर, टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट. ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर है वहाँ पे टीचिंग एंड मेडिसिन में मोस्टली वुमेन एम्प्लॉयड है. Some women have entered administrative and other services including jobs that need high levels of scientific and technological competence. कुछ women जो अच्छी educated हैं वो administrative services में भी and highly scientific and technical services में भी involved हैं. So it all revolves around education, health, training, skill, right? So ये सभी factors मिला के आपको एक overall perspective दे रहा है. इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहले पार्ट में हमने बेसिक ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है वो देखा, ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनता है उसके बारे में स्टडी किया, मार्केट नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ देखी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन देखा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ फॉल करते हैं उसके बारे में पढ़ाई करी. अब नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लेटर हाफ जो है इस चैप्टर का वो कवर करेंगे. फाइन. सो पार्ट 1 यहाँ पे एंड होता है. थैंक यू फॉर द क्लास.